नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत कोकिंग कोल के अलॉटमेंट को लेकर के। अलॉटमेंट आया था तो आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं कि अलॉटमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, या फिर कोई स्कैम हुआ है क्या। ऐसी चर्चाएं आपने सुनी होगी, तो हम जानने की कोशिश करेंगे सच क्या है। इसके बाद में दोस्तों, भारत कोकिंग कोल आईपीओ का 19 जनवरी को शेयर मार्केट में लिस्ट होगा। तो लिस्टिंग डे वाले दिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, दोनों के अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक और अपडेट है, अमागी का आईपीओ आया था, 3 दिन ओपन रहा, तो उम्मीद से ज़्यादा उसको सब्सक्रिप्शन मिल गया। तो उसको लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट है, इसके बारे में भी जानेंगे। और एक और अपकमिंग आईपीओ आ चुका है दोस्तों, वो भी सब्सक्रिप्शन के लिए 20 जनवरी को ओपन होगा। तो उसको लेकर के भी क्या अपडेट है, उसकी ग्रे मार्केट में भी क्या डिमांड चल रही है, सारी अपडेट एक एक करके हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे भारत कोकिंग कोल के अलॉटमेंट को लेकर के, क्या उसमें गड़बड़ी हुई है या फिर कोई स्कैम हुआ है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि मतलब जो उन्हें अलॉटमेंट मिलना चाहिए, इतने ज़्यादा उन्होंने लोट से अप्लाई करे, शेयर होल्डर से, रिटेल कैटेगरी से, बिग एचएनआई से, स्मॉल एचएनआई से, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कि लोगों को जो अलॉटमेंट मिलना था जिस रेशियो में, वो अलॉटमेंट उन्हें मिला नहीं है। तो इस वजह से हर जगह चर्चा हो रही है। कमेंट्स भी आप पढ़ोगे जा कर के, तो वहाँ भी मतलब लोगों बता रहे हैं कि भाई कोई स्कैम तो हुआ है इसमें, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा उसमें कैपिटल लगाया था, इतनी ज़्यादा मनी लगाई थी, हर एक तरीके से ट्रिक लगा करके लोट बाई किए थे, शेयर होल्डर हो या फिर रिटेल कैटेगरी हो, लेकिन इसके बाद भी एक लोट भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो क्या है दोस्तों इसका रीज़न। तो दोस्तों पहली बात ये है कि मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है अलॉटमेंट में। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है इस आईपीओ का। आपने भी देखा है कि बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है। और जब ओवर सब्सक्रिप्शन दोस्तों मिलता है तो फिर आपको पता है कि जो अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो लॉटरी सिस्टम से की जाती है, मतलब पूरा कंप्यूटराइज्ड ये होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखी आपने, क्या देखी कि जो एप्लीकेंट्स थे वो शेयर्स से कई गुना ज़्यादा हो गए। मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों की संख्या अगर आप देखोगे तो जो शेयर्स ऑफर्ड किए थे कंपनी ने, भारत कोकिंग कोल ने, उसके हिसाब से एप्लीकेबल एप्लीकेंट कितने सारे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे में दोस्तों सभी को अलॉटमेंट कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, हालांकि हमें लग रहा है कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो शायद हो सकता है कि कोई इसमें स्कैम हुआ हो या फिर कोई गड़बड़ उन्होंने कर दी हो। क्योंकि एक रूल है, आपको पता होगा कि जो डिमांड है अगर उससे ज़्यादा सप्लाई हो जाए, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है, फिर हमको अलॉटमेंट नहीं मिलना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सप्लाई थी, जो शेयर्स ऑफर किए गए थे, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मल्टीपल डिमांड बढ़ गई थी। भले ही आप बिग एचएनआई में देखो, स्मॉल एचएनआई, शेयर होल्डर, रिटेल कैटेगरी, सभी कैटेगरी में डिमांड मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन बढ़ चढ़ के देखा गया। इसके बाद में अगला रीजन अगर हम बात करें तो दोस्तों जो अलॉटमेंट मिलता है तो पूरा इसको रेगुलेट करती है एक संस्था जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सब उसके अकॉर्डिंग होता है, जो उसके रूल्स होते हैं। इसके बाद में एक अलॉटमेंट का जो रूल होता है वो आपको बता दूं कि जब इसमें जो प्रोसेस होती है, पहले प्रोसेस क्या होती है कि मिनिमम एक एक लॉट रिटेल कैटेगरी को अलॉट कर दिया जाए, लेकिन जैसे ही ओवर सब्सक्राइब होता है कोई भी आईपीओ, तो वहाँ पर फिर वो लॉटरी सिस्टम से ही अलॉटमेंट मिलता है। और वहाँ पर होता क्या है कि अगर हम सोच रहे हैं ना कोई स्कैम हुआ है या फिर कोई गड़बड़ हुई होगी, तो वहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, वहाँ पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है और लॉटरी सिस्टम से चलता है। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी मिस्टेक अलॉटमेंट में नहीं हुई होगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद में एक चीज़ और है दोस्तों, मतलब दो तरह की बातें आ रही हैं। जिनको नहीं मिला है ना, तो वो लोग उनको ऐसा लग रहा है कि शायद जो अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो अनफेयर है। मतलब उनने जो जिन लोगों ने अलॉटमेंट दिया है, के फिनटेक वालों ने, तो उन्होंने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
कुछ स्कैम किया अलॉटमेंट में। एक पक्ष तो ये हो गया, और दूसरा पक्ष कौन सा है? ऐसे भी लोग हैं जिनको अलॉटमेंट मिला है, तो अगर उनसे हम पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो तो ये कहेंगे कि भाई ये जो सिस्टम है पूरा अलॉटमेंट का फेयर सिस्टम था, क्योंकि हमें जो अलॉटमेंट मिला है वो फेयर मिला है। तो अब दो तरह की बातें हैं। बाकी आपको क्या लगता है? मुझे जो लगता था वो चीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी है, एक्चुअल में है भी यही। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद में दोस्तों अगली जो अपडेट है ना, उस पर हम बात करेंगे। ये वाला जो आईपीओ है, भारत कोकिंग कोल आईपीओ, शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 19 जनवरी को। तो अब लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की हम बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी क्या होना चाहिए। तो 19 जनवरी को ये वाला भारत कोकिंग कोल का आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा। तो 9 बजे मार्केट ओपन होगा, 10 बजे शेयर मार्केट में ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो अगर आप प्री मार्केट में ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो आप 9:45 तक ऑर्डर लगा सकते हैं, 10 बजे शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब बात करें अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपने सोच रखा है तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोचना है दोस्तों, क्लियर कट है। अगर आपने सोच रखा है शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही अप्लाई किया था, फिर कंफ्यूज मत होना। सीधे जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आप प्रॉफिट लेना और लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट कर लेना। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाएं क्या, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए रुकना, देखो कंपनी क्या है कि इतनी जल्दी एकदम से आपको डबल पैसा करके नहीं दे देगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि एकदम से जस्ट डबल आपका पैसा हो जाए कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म का मतलब होता है क्या है, पहले तो वो आप चीज़ समझो। लॉन्ग टर्म मतलब 8 साल, 10 साल, 12 साल तक अगर आप अपने इस शेयर को होल्ड कर सकते हो शेयर मार्केट में, अपने डीमेट अकाउंट में, इतना पेशेंस है, तो वो होता है लॉन्ग टर्म। तो अगर आप सोच रहे हो 2-4 महीने में आपको जस्ट डबल हो जाए, नहीं होने वाला है। तो सीधी सी स्ट्रेटेजी है, अगर लिस्टिंग गेन सोच करके आए थे आप, तो लिस्टिंग गेन लेकर के प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं कि भाई 50% आपने विड्रॉ कर लिया और 50% उसमें छोड़ दिया। तीसरा क्या कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन ये है कि जो प्रॉफिट है उसमें आया है आपका, जो मेन अमाउंट लगाया था आपने, विड लगाई थी, उस पर जो भी प्रॉफिट बना है उस प्रॉफिट को एग्जिट कर लिया जाए, और जो आपने मेन अमाउंट लगाया था उसको आप एज आ इन्वेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म वालों के लिए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कि हम तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, अच्छी कंपनी, अच्छा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। मतलब इसका अगर मैं आपको लेटेस्ट अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम बताऊं, जीएमपी जो चल रहा है वो दोस्तों 52% का चल रहा है। मतलब 23 रुपये के प्राइस पर ये वाला आईपीओ हमको अलॉटमेंट मिला है इसका। तो 52% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 35 रुपये पर शेयर मार्केट में 19 जनवरी को ये लिस्ट होने की संभावना है। और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी जैसे मार्केट थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये मान के चलो आपकी आज लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ 35 रुपये लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, तो 32 से लेके 40 रुपये के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये जाएगा। और गिरता भी है अगर मार्केट तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो लग रहा है वो 32 रुपीज़ तक आ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम बात करें दोस्तों तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है ना, भारत कोकिंग कोल। तो ये कंपनी का जो काम है वो कोकिंग कोल बनाने का, एक विशेष प्रकार का कोयला बनाती है जो स्टील इंडस्ट्री और पावर इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेक्टर अच्छा है, पीएसयू कंपनी है, पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा ओन की जाती है, और 90% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। मतलब प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी बात है। प्राइस बैंड इसका बहुत अट्रैक्टिव है, वैल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा सस्ती है इसकी, तो काफ़ी सस्ते में हमें इसका शेयर भी मिल रहा है। फाइनेंशियली बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अच्छी कंपनी लग रही है फाइनेंशियली और एज आ बिजनेस। लेकिन अगर आप पूछो कि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है क्या, तो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट अगर हम बात करें तो हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे आज पूरी दुनिया क्या कर रही है कि ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है। क्यों कर रही है
क्योंकि जो पारंपरिक सोर्स है हमारे एनर्जी के, जैसे कोयला हो गया, ये सब, इन सब से क्या होता है कि नेचर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके बाद में माइंस वगैरह जो खुदाई की जाती है, तो उसमें आप देखते हो कि मतलब कितना ज़्यादा माइंस खुदाई करने की वजह से नेचर हमारा कितना डिस्टर्ब होता है। इसके बाद कोयला जो जलता है तो उससे कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, तो बहुत सारी इससे प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो इन्हीं सब के चलते हुए दुनिया आज ईवी की तरफ जा रही है। तो ऐसे में अब दूसरा पक्ष, दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो फिर इन्हीं चीज़ों की बातें कर रहा है ना। जैसे वेनेजुएला में जाकर के वहाँ के राष्ट्रपति को जो अरेस्ट कर लिया, तो उसका पर्पस ये कि जो ऑयल है उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब तक हैं? 4 साल तक हैं। और तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, तो फाइनली देखो, दुनिया में अगर जीवित रहना है, इंसानियत मानव को जीवन रहना है इस धरती पे, तो वो काम ऐसे करने होंगे कि जिससे इंसान की लाइफ बची रहे। तो अब वैसे ही इतना पॉल्यूशन हो चुका है पूरी दुनिया में, तो इन चीज़ों पर धीरे धीरे रोक लगेगी। तो ईवी का समय आएगा, ग्रीन एनर्जी का समय स्टार्ट भी हो गया है। तो इसमें अगर हम बात करें ज़्यादा लॉन्ग टर्म, तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब फिर भी ये मान के चल सकते हैं कि मतलब हाँ ठीक है, अभी जब तक अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है, तो हो सकता है कि भारत सरकार भी भाई ये बोले कि जब डोनाल्ड ट्रंप वो लौट के वापस ट्रेडिशनल चीज़ों पर आ चुके हैं, तो हम भी वही काम शुरू कर देते हैं। हो सकता है 4 साल 5 साल, लेकिन ज़्यादा मुझे मेरे हिसाब से बताऊं तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म इसमें इन चीज़ों का फ्यूचर अब है नहीं, क्योंकि हमारी भारत सरकार भी अब ग्रीन एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है और तेज़ी से काम चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो अभी तो मतलब फ़िलहाल लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा शेयर है। और इसमें एक्चुअली एक चीज़ और होती है, क्या होती है कि शेयर मार्केट में जिस दिन ये लिस्ट होगा, तो उस दिन तो हमें तेज़ी से हाई दिखेगा, अच्छा खासा लिस्टिंग गेन दिखेगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, एकदम से फिर ये गिरने लगता है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे अलॉटमेंट मिलता, वैसे मुझे अलॉटमेंट मिला नहीं, अगर मुझे अलॉटमेंट इसका मिलता तो मैं लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट हो जाता। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो वैसे मुझे मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये था, बाकी आप जो भी करें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो है दोस्तों अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ की। तो ये वाला आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जिसमें स्टार्टिंग के 2 दिन पहले दूसरे दिन अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन देखोगे ना, तो देख के ऐसा लग रहा था कि इसको रिस्पॉन्स तीसरे दिन भी नहीं मिलेगा, मतलब अंडर सब्सक्राइब था। अंडर सब्सक्राइब में भी बहुत बेकार स्थिति थी, लेकिन 3 दिन में, तीसरे दिन में इसको ऐसा बम्पर रिस्पॉन्स मिला है, बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है। और उसकी वजह यह है क्यूआईवी ने एंट्री मार दी, तो जिस वजह से जो एचएनआई कैटेगरी है उसकी तरफ से भी अच्छा हमको रिस्पॉन्स देखने को मिला है। तो बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है दोस्तों। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन इसके फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी वीक है। इसके बाद में दोस्तों लिस्टिंग गेन इसमें कैसा मिलता है, तो वो फिर हमें लिस्टिंग गेन वाले दिन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी अगर मैं जीएमपी की बात करूं अभी, तो ग्रे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, 5 से 6% चल रही है। तो हो सकता है कि अब क्यूआईवी की एंट्री हो गई है, बहुत बम्पर सब्सक्रिप्शन मिला है, तो लिस्टिंग डे वाले दिन इसकी जीएमपी शायद हमको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, एक संभावना है। तो अगर हम दोस्तों इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें 3 दिनों में, 3 दिनों में क्या, आखिरी तीसरे दिन में ही इसको बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है, 30.24 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है। टोटल 29,746 करोड़ रुपए कंपनी में पैसे लगे हैं 3 दिनों में। तो क्यूआईवी की तरफ से भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, 33.13 टाइम्स का, लगभग आधे से ज़्यादा पैसे क्यूआईवी की तरफ से लगे हैं, 17,776 करोड़ रुपए। एनआईआई की बात करें तो 38.26 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन मिला है, 10,264 करोड़ रुपए लगे हैं एनआईआई की तरफ से। और इसके बाद में दोस्तों रिटेल की बात करें तो रिटेल की तरफ से भी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है, 9.54 टाइम्स का, टोटल 1705 करोड़ रुपए रिटेल कैटेगरी की तरफ से मिले। और अब बात करें दोस्तों कि इसमें अलॉटमेंट मिलने के कितने % चांसेस बन रहे हैं,
तो सबसे पहले अगर हम बिग एचएनआई की बात करें जो 10 लाख से ऊपर के लिए बिड लगाते हैं, तो उनके दोस्तों चांसेस बन रहे हैं 100 में से 13%, मतलब 100 में से 13% लोगों को बिग एचएनआई से अलॉटमेंट मिलने के चांसेस दोस्तों बन रहे हैं। स्मॉल एचएनआई की बात करें जो 2 लाख से लेके 10 लाख के बीच में एप्लीकेशंस लगाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो 100 में से सिर्फ 3% लोगों के चांस बन रहे हैं, मतलब 100 में से 3% लोगों को ही इसके आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने वाला है। रिटेल कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो रिटेल कैटेगरी में थोड़े चांस ज़्यादा हैं, 100 में से 10% लोगों को अलॉटमेंट मिलने के चांसेस दोस्तों इसमें बन रहे हैं। तो ये था दोस्तों अलॉटमेंट चांसेस, और इसको अगर आप स्टेटस चेक करना तो MUFG इन टाइम की वेबसाइट है, 19 जनवरी को सोमवार के दिन इस वेबसाइट पे जाकर के आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, इसकी अब GMP की बात करें, मतलब लिस्टिंग गेन की बात करें कि उस दिन ये अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। 19 तारीख को जब शेयर मार्केट में ये 19 तारीख को तो अलॉटमेंट है इसका, लेकिन जब शेयर मार्केट में ये लिस्ट होगा तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो देखो दो चीज़ें इसमें, QIV का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आया इसमें, इसके बाद में एंकर लिस्ट इसकी बहुत अच्छी आई है। मतलब एंकर लिस्ट में आपको बताऊं तो 804 करोड़ रुपए सिर्फ एंकर लिस्ट से कंपनी ने जुटा लिए। 804 करोड़ रुपए, मतलब ये मान के चलिए आप जो टोटल इशू साइज है अमागी मीडिया लैब्स का, उसका 45% जो इशू साइज का पोर्शन का पैसा है वो अकेले सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से आ चुका है। और एंकर इन्वेस्टर्स में बहुत अच्छे नाम है, जबकि भारत कोकिंग कोल जो IPO है ना उसकी एंकर लिस्ट अच्छी नहीं थी, तो इसकी एंकर लिस्ट तो बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि QIV और एंकर लिस्ट की वजह से हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन ये वाला IPO दे जाए, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में दोस्तों कोई बुराई नहीं है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। बस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स ख़राब है, प्रॉफिट ख़राब है। मतलब लगातार 3 साल के अगर हम प्रॉफिट देखें तो कंपनी घाटे में चल रही है, मुनाफा कंपनी के पास मुनाफा नहीं है, मुनाफे में नहीं है कंपनी। और जिस कंपनी, मतलब कोई ऐसी कंपनी आप सोचो जो धंधा कर रहा है और मुनाफे में नहीं है, तो फिर वो काय का काम है, तो फिर वो मज़ा नहीं आता वहाँ। तो मुनाफे में नहीं है कंपनी। बाकी 2 एडवांटेज है, कंपनी का काम जरूर अच्छा है, क्लाउड सर्विसेज वाला काम है, QIV से अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल गया, एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई है, तो हो सकता है कि इस वजह से हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। तो अब इसके बाद में दोस्तों अगला एक और अपकमिंग IPO है सब्सक्रिप्शन के लिए, शेडोफैक्स। तो ये 20 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और 22 जनवरी इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख रहने वाली है। टोटल अगर इशू साइज बता दूं तो काफ़ी मतलब अच्छा इशू साइज है, 1907 करोड़ रुपए का इशू साइज इसका रहेगा। और इसकी GMP भी अच्छी चल रही है, ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड है, 12% की डिमांड चल रही है लगभग। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसकी GMP भी बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। बाकी मेरी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल का, जो भी आप डिसीजन लेना आप अपने रिस्क और एनालिसिस से लेना। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी अपडेट। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ।